सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्रीएम्बल और आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फीचर आता है कि इट इज अ रिटन इनएक्टेड एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये लिखित है, अंगीकृत है और एक विशाल संविधान है। लिखित का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन फॉर्म में दिया गया है। हमारे पास एक दस्तावेज है, एक बुक किस्म से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इंग्लैंड का, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली बात रिटन फॉर्म में है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, यानी कि रिटन फॉर्म में है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर आपके 395 आर्टिकल थे और आपके 22 पार्ट होते थे और 8 स्केड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां होती थी। वही बहुत सारे अमेंडमेंट, जिसमें याद करें कि अगर आज तक माने तो हमारे 106 अमेंडमेंट तक हो चुका है जो कि वुमेन रिजर्वेशन को लेके है। तो 106 अमेंडमेंट के बाद आज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 450 के समथिंग आर्टिकल्स हैं, अगर हम टोटल आर्टिकल की बात करते हैं। लेकिन अगर हम नंबर वाइज जाएंगे तो नंबर वाइज अभी आर्टिकल आपके 395 ही हैं। वही पार्ट्स आपके हो गए हैं 25 और स्केड्यूल्स आपके हो गए हैं 12। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इनएक्टेड। इनएक्टेड का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे प्रेम्बल में डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया हो। और अगर कमेंसमेंट की बात आ जाती है, लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950। उसके बाद अगला आता है कि हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना विशाल होने के रीजन क्या रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजंस लिए गए हैं, जिसके लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला भी बोला जाता है। लेकिन हमने वो प्रोविजन कहीं और से क्यों लिए हैं, वो बेसिकली जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहते हैं इस बात पे कि हमने जो बाहर से प्रोविजंस लिए हैं वो बेसिकली जरूरी थे। क्यों जरूरी थे, क्योंकि आपको जो सिचुएशंस दूसरी कंट्रीज में आ चुकी हैं, जो दूसरी कंट्रीज झेल चुके हैं, जैसे अमेरिका गृह युद्ध झेल चुका था, तो वो सब कुछ हम नहीं झेलना चाहते थे। तो इसलिए ही हमने क्या किया है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। इसलिए कहते हैं कि अगर इफ दिस इज अ पैच वर्क, इट इज अ ब्यूटीफुल पैच वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि लोकेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमने प्रोविजंस लिए। प्रोविजंस कैसे, जैसे कि मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। वही पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो, जिसको कि हम हिंदी में अगर बोले तो संसदीय शासन प्रणाली की जिसकी बात करते हैं, वो हमारा लिया गया है यूक्रेन यानी ब्रिटेन से। वही जैसे इमरजेंसी के प्रोविजन आपके जर्मनी से लिए गए हैं, डीपीएसपी आपकी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोविजन है। कुछ प्रोविजंस आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज उठाई गई हैं। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कुछ कनाडा से लिए गए हैं। तो ये सारा सब कुछ है, इसलिए इसमें हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। सो हमारा दूसरा रीजन क्या है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रशासन के बारे में जितने भी प्रावधान थे उनको डिटेल में उनका वर्णन किया गया है। यानी कि अगर हम बोले कि जो 3 ऑर्गन होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के, आपके जुडिशरी हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, आपके लेजिस्लेचर हो गया, इन तीनों के बारे में ही आपके डिटेल प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ जुडिशरी, ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव, ना सिर्फ लेजिस्लेचर, बल्कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मान लो आपकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, उसके बारे में भी बताया गया है। जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में भी इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अगर और हम एग्जांपल ले, जैसे इलेक्शंस के बारे में प्रोविजंस है, अलग से लैंग्वेज के बारे में प्रोविजन है। तो यानी डिटेल प्रोविजंस है कि इस चीज पे कैसे काम होना है, इसका पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। ना सिर्फ डिफरेंट ऑर्गन्स, बल्कि उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप बनेगा, इस चीज के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में चीजें लिखी गई हैं। इसलिए ये लैंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
तीसरा रीजन होता है पेक्युलरिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सोल्व। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी समस्याओं के साथ साथ छोटी समस्याओं को भी ध्यान दिया गया है, यानी कि हर तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की हैं। अगर आप बोलो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर जो 17 है, जो बेसिकली आपकी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, अगर वहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। अगर ड्यूटीज की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करता है, डीपीएसपी अगर बात करता है, स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप की भी, तो ऐसे भी है इसमें आर्टिकल्स, ऐसे भी पार्ट शामिल हैं जो कि बात करते हैं आपके लैंग्वेज के बारे में। जैसे आपका पार्ट नंबर 17 लैंग्वेज के बारे में प्रोविजन देता है, पार्ट नंबर 16 आपका एससी एसटीज और ओबीसीज के बारे में आपके प्रोविजंस करता है, और पार्ट नंबर आपका 18 जो है वो इमरजेंसी के बारे में प्रोविजन करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटच छोड़ा हुआ है, इसलिए ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका एक रीजन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। इसका मतलब क्या है कि ना सिर्फ हमने सेंटर के बारे में प्रोविजन कर रखे हैं, जैसे कि हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि वहाँ पे स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया में इस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर है या स्टेट है, सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं, स्टेट से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में है, आपके जो हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पे काम करते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इवन सेंटर और स्टेट कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे उनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए उनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी आपके इसमें ही इंक्लूड है। उसके बाद कुछ प्रोविजंस जो होते हैं, कुछ स्टेट्स को लेकर स्पेशल प्रोविजन भी बनाए गए हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका आर्टिकल 370 माना जाता था, जो जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको कि हाल फिलहाल में हटा दिया गया है। लेकिन एक ऐसा ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 371, जो कि आपको डिफरेंट स्टेट लाइक आपका आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, इन सब के बारे में प्रोविजन करता है। तो ठीक है, तो आपके स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके क्या क्या अधिकार हैं जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि उस अधिकारों के साथ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दी गई है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी बताई गई हैं कि एक सिविलियन होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है टुवार्ड्स योर कंट्री, टुवार्ड्स योर जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके डीपीएसपी भी बताए गए हैं, यानी कि एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं सरकार के लिए कि सरकार को ऐसे कौन से गोल्स हैं जो कि अचीव करने हैं। उसके बाद है कि मल्टीपल अमेंडमेंट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हुआ क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो प्रोविजन लिए थे, ठीक है उस टाइम के लिए वो ठीक थे, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज का स्पेस छोड़ा कि आगे आने वाले सालों में अगर कोई समस्याएं आती हैं तो हम उसको अपने तरीके से अमेंड कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि आज तक, यानी कि अगर हम बात करें तो लेटेस्ट सितंबर 2023 तक जो कि आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो यानी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं आपकी जरूरतों को लेके। तो इसलिए भी वो सारे के सारे प्रोविजंस जो उसमें ऐड हुए हैं, आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसमें ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। ठीक है, तो यानी पहली आपकी जो विशेषता होगी वो क्या होगी, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी दूसरी विशेषता। तो सेकेंड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, यानी कि हम ज्यादा लचीले हैं बजाय कि कठोर होने की। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अमेरिका। वहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना होता है तो किसी भी अमेंडमेंट बिल के लिए आपको एटलीस्ट 3/4 ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तभी वो जो एक्ट है, सॉरी तभी जो बिल है वो एक्ट बनता है। ठीक है, और यूके में क्या होता है, यूके में है बिल्कुल फ्लेक्सिबल, यानी यहाँ वहाँ की पार्लियामेंट जो चाहे वो तब ही एक्ट लेके आ सकती है, उसको किसी स्टेट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हम हमेशा क्या होता है, मध्यम मार्ग को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ ना तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरी तरह से रिजिड है। यानी कि अगर हम बात कहें तो हम यूके से ज़्यादा रिजिड हैं लेकिन अमेरिका से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कैसे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपके सिंपल अमेंडमेंट से पास हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए आपको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके आर्टिकल नंबर 3, 4 यानी जो नए स्टेट्स को आपको ऐड करने की या स्टेट्स की बाउंड्रीज का नेम चेंज करने के लिए बात करता है, तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 368 के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका आ जाता है जैसे आर्टिकल नंबर 169 जो कि बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो बात करता है उसको चाहे एस्टेब्लिश करना हो चाहे अबॉलिश करना हो, उसके लिए भी आपको स्टेट्स की थ्रू जाना जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल कि हम बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली अमेंड हो जाता है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल रिजिडिटी के, तो इंडिया में 368 आर्टिकल के अंतर्गत दो तरीके के प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप दो तरीके से अमेंड कर सकते हो। पहले जो अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, तो पहला प्रोविजन तो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जितने भी वहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले लोग होते हैं उनका 2/3 और जितने भी वहां के टोटल सदस्य होते हैं उनका 50% से ज्यादा, 50% प्लस 1, तो इन दोनों ही तरीके की आपको मेजोरिटी लेके आनी है, तब वो एक्ट, तब वो जो बिल है आपका एक्ट बनता है। वही कुछ जो प्रोविजंस हैं जैसे रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट की, अगर मान लो कि आपको प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसको चेंज करना हो, क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस में आपकी स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जो कि आपके स्टेट को अफेक्ट करते हो, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे हम जीएसटी माने क्योंकि वो स्टेट को भी अफेक्ट करता है, तो उसमें आपको सिर्फ लोकसभा सिर्फ राज्यसभा ही नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो अपने यहाँ कितनी है, तो हमारे यहाँ ये है कि एटलीस्ट 1/2 यानी कि आधे से कम आधे राज्य, ठीक है। तो अमेरिका से हमारा फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि अमेरिका में अगर आपको अमेंड करना है तो आपको 3/4 जो स्टेट है उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, अपने यहाँ एटलीस्ट 1/2 है, ठीक है। इसलिए हम दोनों का ही क्या है, मिश्रण है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी जगह पे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बात नहीं करता कि किसी मैटर पे क्या किया जाए, बल्कि वो लेजिस्लेटिव को यानी कि आपकी जो संसद है, पार्लियामेंट है बेसिकली, उसको ये परमिशन देता है या उसको ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी मैटर पे, पर्टिकुलर मैटर पे वो कानून बना सकती है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आपके आर्टिकल नंबर 5 to 8 जो सिटीजनशिप को बताते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, पार्लियामेंट रूल बनाए जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट रूल बनाती है कि कौन सिटीजन है इंडिया का, कौन सिटीजन नहीं हो सकता। अगर इसका मैं जो है दूसरा एग्जांपल लेके चलो, तो जैसे आर्टिकल नंबर 22 का 7 जो कि आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध की बात करता है, तो उसके बारे में प्रोविजन बनाने का हक भी पार्लियामेंट को दिया गया है। वैसे ही आर्टिकल नंबर 17 जो अबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की, तो उसके बारे में भी क्या सजा होगी इसका प्रोविजन करने का हक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, हमारी पार्लियामेंट में को दिया है। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है रिजिड होने की बजाय, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो जो तीसरा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ आपको मूल अधिकार दिए गए हैं बल्कि उन मूल अधिकारों पे युक्त युक्त निर्बंधन भी साथ ही लगाए गए हैं। जैसे अगर आर्टिकल आपका 91 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जैसे कि आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं जाके बस सकते हो, अपनी मर्जी से बोल सकते हो, तो आर्टिकल नंबर 19(2) टू आर्टिकल नंबर 19(6) आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी दी गई है। इसका मतलब क्या है,
अधिकार अगर आपको सिर्फ अधिकार दे दिए जाए नाम मात्र के, लेकिन आप उन अधिकारों को जाके कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, तो वो अधिकार मिलना व्यर्थ होता है। इसलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 32 आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपके किसी अधिकार का हनन होता है तो आप जाके कोर्ट से रिट इश्यू करा सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके की आप रिट इश्यू करा सकते हैं कोर्ट से जाके अंडर आर्टिकल 32। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये आर्टिकल खुद ब खुद आपका एक फंडामेंटल राइट है, यानी इसे कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना सिर्फ आपके पार्ट 3 में दी गई है, बल्कि आर्टिकल 226 में दी गई है, जहां आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिलेटेड है टू द सुप्रीम कोर्ट, वही आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिलेटेड है टू द हाई कोर्ट। और दोनों में एक खास बात ये है कि यहाँ पर आपके हाई कोर्ट को आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर मिली हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी रिट इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में, जबकि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू कर सकता है फॉर योर फंडामेंटल राइट्स earned as well as your constitutional और legal rights। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ की, हम आपकी चौथी जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी हमारे यहाँ जो शासन है, कोई जो चाहे कोई भी सरकार बने, वेदर इट इज ऑफ बीजेपी, इट इज ऑफ कांग्रेस और किसी और की भी सरकार बने, तो उनके हाथ में सत्ता नहीं है। बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो शासन चलाते हैं, यानी राष्ट्रपति के नाम पे आपके देश में शासन किया जाता है, और उस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसकी सहायता से राष्ट्रपति काम करते हैं। लेकिन वही आपके आर्टिकल नंबर 75 के क्लोज नंबर 3 में ये चीज बोली गई है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, यानी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके आप उस सरकार को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यानी पार्लियामेंट सोवरेनिटी है। उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बल्कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है एज अ चेकमेट टू द फंडामेंटल राइट्स। इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ इंसान को अधिकार दे दिए जाएं कि तुम्हारे ये राइट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक इंसान आपको कर्तव्य नहीं दिए जाएंगे, वो अधिकार भी आपके व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि आपको अपने अधिकारों का, अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हुए ये चीज तो जरूर देखनी है कि आप कहीं किसी और के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो यानी आपकी कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स योर कंट्रीज। ठीक है, आपकी जो दूसरे आपके साथ रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो वहां पे आपको ड्यूटीज की बात भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसके बाद क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बेस्ट जो कहीं फीचर है, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन है बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होती है, वो पता चल गया कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके का कानून ला सकती है। वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोर्ट को ये अधिकार दिया गया कि उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, यानी फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन करेगा? हमेशा आपकी जुडिशरी करती है। ठीक है, तो इंडिया में इन दोनों का बैलेंस है, क्योंकि अगर आपकी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेके आती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है? जुडिशरी उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी दूसरे स्टेट की। जैसे कि मैं भारत की नागरिक हूँ, ना कि हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की या बिहार की। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि आपकी स्टेट एज वेल एज कंट्री की आपकी एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है आपकी। दूसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आपकी जुडिशरी के लिए भी अलग से प्रोविजन किए गए हैं। इवन आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग, आपके हाई कोर्ट्स के लिए अलग, और आपकी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके लिए अलग से प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। ना सिर्फ इसमें बताया गया है कि जुडिशरी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है या उनका रिमूवल प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, बल्कि उनको बताया गया है कि कौन से केसेस आपके कहाँ जा सकते हैं, कहाँ केसेस की शुरुआत हो सकती है, या जुडिशियल रिव्यू है जैसी चीजें होती है, वो सब कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक वे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से वो इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। ठीक है,
तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, आपका आर्टिकल नंबर 124 टू आर्टिकल नंबर 147 जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, कि हम ये बताता है कि हमारा स्टेट एक सॉवरेन स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर या इंडिया के लिए बाहर भी कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी चाहे डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका रूल था, तो वो सॉवरेन थे, हम सॉवरेन नहीं थे। आज के टाइम पे हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, जिसके चाहे सपोर्ट में खड़ा हो सकते हैं। अपनी कंट्रीज के अंदर हम क्या करना चाहते हैं उन सब के लिए हम किसी और की तरफ देखने के लिए बाध्य नहीं है। यही होता है सॉवरेन, ठीक है। दूसरा होता है आपको कि आप सोशलिस्ट स्टेट हैं। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारा बेसिकली ये होता है कि हम वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स पे ध्यान देते हैं, या हम ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को होना चाहिए, उनके लिए इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करने की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो वाला सोशलिज्म भी नहीं है कि एक से रिसोर्सेज छीन के दूसरे को रिसोर्सेज दे दिया जाए। इवन नेहरू की अगर हम भाषा में बात करें तो नेहरू जी कहते हैं कि हमारा सोशलिज्म वो है जिसमें हम एक से रिसोर्सेज को छीन के दूसरों के रिसोर्सेज नहीं देते, बल्कि सबको एक साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉमिनेट नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। इट डजंट मैटर कि वेदर मतलब जो इलेक्शन होता है आपका वो इलेक्शन आपका डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है आपका हमारे पास होता है सेकुलर और डेमोक्रेटिक। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्टेट है यानी जो इंडिया है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, हम सब धर्मों के साथ सेम व्यवहार करते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि हम धर्मों से दूरी बना के नहीं रखते, ठीक है। हम उनको सपोर्ट करते हैं जहाँ भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम हज यात्रा को भी सपोर्ट करते हैं, हम जो ये चार धाम या केदारनाथ वगैरह जो भी मतलब होती है सरकार इसके लिए भी देखती है कि अच्छे से सब कुछ मैनेज हो सके। जैसे कुंभ मेला है तो सरकार आपको जैसे पुलिस वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो सारा जो मैनेजमेंट हो वो अच्छे से हो सके। तो हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जो है दूरी बना के नहीं रखती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डेमोक्रेटिक, यानी हम लोकतांत्रिक है, यानी कि हमारे यहाँ जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है बेसिकली वो क्या है, आपकी जनता। जनता के लिए शासन होता है और जनता के द्वारा ही शासन होता है, क्योंकि जो सरकार आती है उसको जनता चुनकर भेजती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिए गए हैं। अब बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हम फेडरेशन है या हम यूनियन है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।